अस्सलाम वालेकुम जी, होप यू डूइंग गुड। यार आवाम इतनी क्रेज़ी है। मतलब मैं इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करता हूँ तो कुछ पोस्ट पे इतने फिट किस्म के कमेंट्स करते हैं और कुछ हेटेड वाले होते हैं। तो आज हम उनको रीड करते हैं कि क्या सीन है। मतलब अब मैं रिसेंटली ना एक स्कूल की रील डाली थी जो कि मेरा स्कूल है। मैं बेसिकली हूँ सादिक पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ। तो मैंने उसके बारे में थोड़ी सी उसकी डिटेल्स डाली थी कि उसकी फ़ीचर्स क्या हैं, फैसिलिटीज़ क्या हैं, उस स्कूल में होता क्या है। लाइक एंड मैंने ये पोस्ट किया था कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल इन एशिया, जो कि मैंने काफ़ी हद तक सुना था और गूगल पे पहले आता था, अब शायद चेंज हो गया। बट खैर बिगेस्ट अगर नहीं भी हो लेकिन काफ़ी बड़ा ज़रूर है। टॉप 5, टॉप में नहीं आता, टॉप 5 में ज़रूर आता है। तो मैं आज उसके कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ और मतलब कमेंट सेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अब मैंने एंड में ये कहा था कि सब फीचर्स बता के कि आपके स्कूल में क्या है। तो सबसे पहले कमेंट आया हुआ है जिसके सबसे ज़्यादा लाइक्स हैं 428, और वो कह रही है, नईम साफ़ा लड़की के नाम है, सब है पाकिस्तान के स्कूल्स में सवाए क्वालिटी एजुकेशन के। और मैं इस बात से एग्री करता हूँ और एक अलग टॉपिक है लेकिन शी इज़ राइट। अब्दुल राफ़ी ने कमेंट किया है, हमारे स्कूल में तो कैंटीन तक ना थी, इधर तो पूरा शहर आबाद है। एक और बंदे ने कहा, बेआसमी हमारे स्कूल में चेयर्स हैं। ओके। अहमद सिद्दीकी ने बोला है, भाई हमारे स्कूल में टीचर्स ही नहीं हैं, आप दूसरी सर्विसेज की बात कर रहे हो। यूशा ने कमेंट किया है, इसका एयरपोर्ट तो दिखाया ही नहीं। वेरी फनी। युसरा बिनते असलम, वेल पिटाई सर्विस, फाइन सर्विस। रज़ा नज़ीर ने बोला है कि मेरे कज़न यहाँ सेक्शुअल अब्यूज़ का शिकार हुआ था, जिस पर उसने आपके टीचर्स को इन्फॉर्म किया था। उन्होंने वो बच्चे तो निकाल दिए बट मेरे कज़न को भी स्कूल छोड़ना पड़ा। अब जहाँ तक सेक्शुअल अब्यूज़ की बात है, ये बात ठीक है, इस स्कूल में ये होता है स्पेशली हॉस्टलाइट्स के साथ। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं ना यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में, वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। डे स्कॉलर्स तो क्लास अटेंड के घर चले गए, लेकिन जो बोर्डिंग में होते हैं ना, अब लौंडे होते हैं पूरा दिन। ये सीन तो कन्फर्म है, मुझे इस बात का आइडिया है, तो ये भाई सच बोल रहे हैं। फिर मैंने एक वीडियो डाली थी लक्सस सुंजा होटल के ऊपर कि एक होटल है, 70,000 का इसका कमरा है। बेसिकली 70,000 वाला कमरा, इसके कमरे की कैटेगरीज थी। जो सबसे अच्छा और वीआईपी और सबसे एक्सपेंसिव रूम था, जिसको स्वीट बोलते हैं, वो था 70,000 रुपये का। ठीक है, उस पर कमेंट्स देखते मैंने लोगों से पूछा था कि क्या आप ऐसे कमरे में रहोगे। अब अरीबा शहजाद ने बोला है कि 70,000 में और बहुत कुछ हो जाएगा। भाई क्या कुछ हो जाएगा, मतलब लाइक क्या। मैं ये समझता हूँ कि प्रायोरिटी की बात होती है कि आपने कौन से पैसे कहाँ स्पेंड करने हैं। इंसान प्रायोरिटीज़ में डिफ़र करता है। अब फॉर एग्जांपल बंदा कहता है कि मेरा जैसे मेरा कैमरा है 7-8 लाख रुपए का, तो प्रायोरिटी की बात है, मुझे यूज़ करना है। कुछ लोग बोलते हैं इतने में तो गाड़ी आ जाती है। भाई लेकिन गाड़ी किसी ने तो नहीं खींच सकती ना। सो इट्स अबाउट प्रायोरिटी। फैज़ान और उसको F2K ने बोला है, इतने में 3 लौंडे पाकिस्तान का टूर कर लें पूरा। मे बी यस। मोहम्मद उसको जैन 79 ने बोला है, 17,000 हराम का नहीं है भाई। यार मतलब देखो, ये हलाल हराम वाला कॉन्सेप्ट के मेरे समझ में नहीं आता। अगर आपके पास पैसे नहीं है, इट डजेंट मीन जिसके पास पैसे हैं वो हराम कमाता है। सो जस्टिफाइड नहीं है। वैसे जो मैंने रूम लिया था, मैंने भी फ्री में लिया था, मैंने कोई पैसे स्पेंड नहीं किए थे। लेकिन अगर कोई स्पेंड कर रहा है, उसके पास इतने ऑब्वियसली पैसे हैं तो स्पेंड कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। जिसके पास नहीं होता अगले को हराम की ना एक वो कैटर की ठप्पा लगाया था अगले को, यार हराम है उसके पास। अब ऑब्वियसली मैं किसी लेवल पे स्टैंड करता हूँ, मेरे से हज़ार ऐसे लोग होंगे जो मेरे से बहुत ज़्यादा अमीर होंगे। अगर मैं ये सोचूं कि वो हराम कमाते हैं तो इट्स नॉट जस्टिफाइड। मैं कौन होता हूँ किसी को जज करने वाला या किसी को बताने वाला कि यार इसके पैसे हलाल है कि हराम है। अब आजकल ये सीन है कि मैं बोलता हूँ जो क़यामत है ना, क़यामत अल्लाह ने लोगों को जज करने के लिए बनाई है। ठीक है, क़यामत खुदा के लिए है, इंसानों के लिए नहीं है। इंसानों ने एक दूसरे को जज नहीं करना है, अल्लाह ने जज करना है। तो मतलब अगर आपने जज करना है तो हम क़यामत हटा देते हैं, आप ही जज करो ना। मतलब अजीब यार। अब ना एक वीडियो थी मैंने पोस्ट की थी, वो थी वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में, स्किल के बारे में। और वो आप अभी देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो उसमें मुझे काफ़ी हेट कमेंट्स मिले थे कि ये क्या लॉजिक हुई है। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि ना हमें चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं। अब बेसिकली सीन जो होता है कि वेडिंग फोटोग्राफी में करोड़ रुपए का स्केल है, वो तो मैं शुगर लगा रहा था। लेकिन अगर हम इसको एलेबोरेट करें ना, तो सीन जो होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कैमरे के मैंने बता दिया कि जी 4 लाख का कैमरा है, 4 लाख का लेंस है, 8 लाख ये हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि तुमने जाके कौन सा बेचना है। ठीक है, ये एक चीज़ थी। उसके बाद 4 लोग जाते हैं तकरीबन 32 लाख का इक्विपमेंट लेके। एंड देन फिर मैं आपको पीसीज का बताऊं तो तकरीबन 2-1 लाख का पीसी एक बंदे के पास है, 8 लाख के पीसीज होते हैं इसमें इन्वॉल्व, 40 लाख ये हो गए।
एंड एक एक बंदा है जो ना एक प्रोसेस से गुजर के आया हुआ है, लाइक 5 साल किसने काम किया, किसने 6 साल काम किया है। छोड़ो, मैं स्किल के पैसे ज़ीरो लगाता हूँ फ़िलहाल। 40 लाख की हो गई। अब जो हमारा ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह से जिस जगह पे ही है, तकरीबन इसका रेंट मैं कह लूँ कि वैसे ये हमारी अपनी जगह है, ठीक है, परचेज़ की हुई है, बट अगर हम इसके रेंट की बात करें तो तकरीबन इसका 1.5 लाख रुपये रेंट होगा पर मंथ। एंड देन अगेन बिजली का बिल भी तकरीबन 1 लाख रुपये पर मंथ होता है गर्मियों में। एंड देन इसके हाँ, उसके बाद हार्ड डिस्क का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है। लाइक हर मंथ तकरीबन आपको 30 से 40 हज़ार रुपये हार्ड डिस्क का एक्सपेंस आता है, सही है। और देन एडिटर्स की सैलरीज आ जाती हैं पर मंथ, तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख की वो सैलरीज आ जाती है। और फिर डे 1 से लेके डे 10 तक, मतलब आपका जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और वो प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा जाता है, लाइक 40 डेज़ 50 डेज़ 60 डेज़, सो हेक्टिक प्रोसेस है बहुत ज़्यादा। और फिर आपको जैसे हमने इस दफ़ा सीज़न किया है ना, तो हमें तकरीबन 6 से 7 महीने लग जाते हैं उस सीज़न को प्रोसेस करने में, एडिट करने में, ठीक है। तो इतना लंबा काम होता है। और फोटोग्राफर कितना चार्ज कर रहा होता है, बल्कि हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। अब फोटोग्राफर कितना चार्ज कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल एक फोटोग्राफर है वो चार्ज कर रहा है 1 लाख रुपए पर डे, 3 दिन का होगा 3 लाख रुपए फॉर एग्जांपल। अब जो बंदा आपके पास वहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, 4 लोग होते हैं, ठीक है, तो एक बंदा पर डे चार्ज करता है तकरीबन 10 हज़ार रुपये, जो अच्छा बंदा होता है। 40 हज़ार रुपये सिर्फ इनके चले गए, ठीक है। फिर इसमें हम बाकी जितने भी मिसलिस एल्बम के हम ऐड करें, अगर एक एल्बम तकरीबन हमें कॉस्ट करता है 10 से 1,000 रुपये का, तो अब एक डे एक एल्बम, ठीक है, 50 हज़ार रुपये हो गए, ठीक है। उसके अलावा उस दिन का पेट्रोल का एक्सपेंस है, आप इसमें ऑफिस का एक्सपेंस है, एडिटर्स का एक्सपेंस है, ठीक है, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आपका इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो मल्टीपल फैक्टर है, तो 50-60 हज़ार रुपये खर्चा तो ऐसे ही चला गया। अब एक चीज़ जो कि एक डे 1 से लेके डे 10 तक या डे 20 तक, जब तक डेटा डिलीवर नहीं होता, महीना हो गया 2 महीने हो गए, तब तक उस प्रोजेक्ट ने चलना भी है, उसमें बिजली यूज़ हो, जो भी इसमें एक्सपेंस आता है। द 1 लाख पर डे इज़ नॉट अ वेरी मच बिग अमाउंट। अगर आप उसको ब्रेक डाउन करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे बहुत कम पैसे बचते हैं। इतनी खौरी के बाद इतने कम पैसे बचना इज़ नॉट जस्टिफाइड। अभी मैंने स्किल के पैसे 0 रुपीज़ लगाए हैं। तो मेरी वीडियो का मकसद ये था बात पहुंचाना। वो तरीका मेरा थोड़ा सा गलत था ऑब्वियसली, क्योंकि मैं शुगर लगा रहा था, लेकिन मेरी बात बिल्कुल सच थी कि पैसे प्रोफर कम ही चार्ज कर रहे हैं, उनको एट द एंड ऑफ द डे पैसे कम मिलते हैं। सो आई होप यू टू अंडरस्टैंड इस बात की कॉम्प्लेक्सिटी एंड थैंक यू। नेक्स्ट मैंने कमेंट्स पढ़ने थे टिकटॉक वाले अपने, और बड़े क्रेज़ी कमेंट्स है वो, मैं वो भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और कुछ मैसेजेस हैं मैं वो पढ़ के बताना चाहता हूँ, लेकिन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच।